नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है नाटक। जैसा कि हम लोग चल रहे हैं लगातार वरिष्ठ अध्यापक नेट सेट या जो भी हम हिंदी से संबंधित जो भी तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित हमने एक टेस्ट जो श्रृंखला है वो प्रारंभ कर रखी है। तो उस टेस्ट श्रृंखला के अंतर्गत हमने सबसे पहले गद्य विधाओं को लिया है, क्योंकि यह जो विधा है हम अक्सर काव्य पढ़ लेते हैं और जब तक गद्य विधा तक पहुंचते हैं तब तक क्या समस्या आ जाती है कि परीक्षा नज़दीक आ जाती है। फिर हम उस गद्य विधा को बड़ी जल्दी में पढ़ने का प्रयास करते हैं और उस जल्दबाजी में बहुत सी गद्य विधाएं छूट भी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब तक हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है भर्ती का, नई भर्ती का, फिलहाल कोई नई भर्ती नहीं है, फिलहाल नेट की परीक्षा नज़दीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम लोगों ने ये सोचा है कि ऐसी स्थिति में आप लोगों को विधाएं करवाई जाए। तो विधाएं प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित यहाँ करवाया जा रहा है। तो आज हम इसी के अंतर्गत नाट्य विधा का टेस्ट लेने जा रहे हैं। नाट्य विधा का टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो नाटक की जब हम बात करते हैं तो एक बात करते हैं कि भरतमुनि जी कहते हैं कि मृदु ललित पदाड्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम, मृदु ललित पदाड्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोधम युक्ति मनृत्य योजम, जनपद सुखबोधम युक्ति मनृत्य योजम बहुकीर्त रसमार्गम संधि संधान युक्तम सभवती शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणम। अर्थात कहने से तात्पर्य ये नाटक की परिभाषा देते हैं। भरतमुनि की यह नाटक की परिभाषा मानी जाती है और इसी को हम भरतमुनि की जो काव्य की परिभाषा भी मानते हैं। भरतमुनि जी क्या कह रहे हैं? भरतमुनि जी कह रहे हैं कि मृदु ललित पदाड्यम गूढ़ शब्दार्थ, मृदु ललित पदाड्यम मृदु ललित पदों से युक्त रचना, एक बात। दूसरी गूढ़ शब्दार्थहीनम कि गूढ़ शब्दार्थ नहीं होने चाहिए, जिनका अर्थ ही हमारे समझ में नहीं आए, ऐसी रचना नहीं होनी चाहिए। फिर वो क्या कहते हैं? जनपद सुखबोधम, जनपद जनता को सुख देने वाली होनी चाहिए। जनपद सुखबोधम, जनपद सुखबोधम, फिर आता है बहुकीर्त रसमार्गम, बहुकीर्त मतलब बहुत तरीके से रसों का मार्ग प्रशस्त करने वाली हो, अर्थात रस का उत्पाद। बहुकीर्त रसमार्गम संधि संधान युक्तम और संधि के तत्वों से युक्त हो। और सभवती शुभ काव्यम नाटकम, वह जो है शुभ काव्य कहलाता है, नाटक कहलाता है या काव्य कहलाता है। इस तरह से भरतमुनि जी नाटक की परिभाषा देते हैं या काव्य की परिभाषा देते हैं। भरतमुनि की जो रचना है प्रमुख रूप से उसी के अंदर सबसे पहले नाटक का विवरण हुआ। भरतमुनि की रचना है नाट्य शास्त्र, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो लगभग दूसरी शती ईस्वी पूर्व में इसकी रचना हुई थी। नाट्य शास्त्र की दूसरी शती ईस्वी पूर्व में इसकी रचना हुई थी। नाटक की जब बात करते हैं तो नाटक से संबंधित जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है या जिनके अंदर हम विशेष रूप से नाटक मतलब जितने भी हम लोगों ने लिखा है वो लगभग उन्हीं ग्रंथों से हमने लिखा है। वो है एक तो भरतमुनि का नाट्य शास्त्र और दूसरा है विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। मतलब जो भी वर्तमान में अधिकतर विद्वान जो इसका विवरण करते हैं वो इन्हीं में से करते हैं। किनमें से? भरतमुनि में से और विश्वनाथ साहित्य दर्पण। इन दोनों ने नाटकों पर विस्तार से जो है विवेचन किया है या विस्तार से बात की है नाटक पर। अब हम वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में जैसे गुलाब राय भी आ जाते हैं और दशरथ ओझा भी आ जाते हैं। ये भी प्रमुख व्यक्ति है जो नाटकों पर संबंधित बात करते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था भरतमुनि की बात कर रहा था, तो भरतमुनि के ये दो ग्रंथ हैं, आप देख सकते हैं। ये है नाट्य शास्त्र, ये नाट्य शास्त्र सचित्र नाट्य शास्त्र एक, ये नाट्य शास्त्र, ये दोनों नाट्य शास्त्र भाग एक, नाट्य शास्त्र भाग दो। इस तरह से नाट्य शास्त्र की रचनाएं हैं। इन्हीं में से आप लोगों को मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा। और ये है विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, आप देख सकते हैं। ये दो किताबें हैं, अलग अलग राइटरों की हैं। ये अलग अलग राइटर हैं दोनों, ये देख सकते हैं आप साहित्य दर्पण, ठीक है। ये अलग अलग किताबें हैं। इन दोनों किताबों से मैं आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा जो पहले आप लोगों ने उस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। तो इसके प्रत्येक बिंदु को अलग से व्याख्या करके मैं बताने का कोशिश करूंगा। क्या क्या होता है नाटकों में, क्या क्या मुख्य तत्व होते हैं, कौन कौन से जो अक्सर आप लोगों को नहीं पढ़ाए जाते हैं।
चलो फिलहाल तो हम टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट के साथ साथ इसके अलावा जो आएगी उसके अंदर मैं नाटकों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, अलग से क्लासें रहेंगी। आज तो अपनी टेस्ट की क्लास है और जब तक ये टेस्ट की क्लास आएगी शायद उससे पहले पहले मैं नाटकों के बारे में बता चुका होऊंगा शायद। नाटक संबंधी प्राचीन ग्रंथ है, नाटक संबंधी पहला ही हमारे पास प्रश्न जो आता है वो यह आता है कि नाटक संबंधी प्राचीन ग्रंथ है। तो प्यारे बच्चों आप सभी ने ये बताना है कि नाटक संबंधी प्राचीन ग्रंथ क्या है। तो प्यारे बच्चों जो है ये मित्र है हमारे हरियाणा में पढ़ाते हैं प्रदीप सर, जीके विद प्रदीप सर, बहुत ही प्यारे इंसान हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब वो कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, तो खुशी होती है। आज अचानक से उनका नाम याद आ गया, बड़ी खुशी हुई, बड़े प्यारे इंसान हैं। नाटक संबंधी प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र, काव्य आदर्श, काव्य प्रकाश, हित तरंगिणी। नाटक संबंधी प्राचीन ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, काव्य आदर्श, काव्य प्रकाश और हित तरंगिणी। तो आप देख सकते हैं कौन सा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप अपना उत्तर दे दीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन सा ग्रंथ है, नाट्यशास्त्र है। नाटक संबंधी प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र की रचना कब हुई थी? 2वीं शती ईस्वी पूर्व में हुई थी। कौन थे इसके रचनाकार? इसके रचनाकार थे भरत मुनि। कौन थे इसके रचनाकार? इसके रचनाकार भरत मुनि थे। दूसरी जो हमारे पास रचना आती है ये आती है काव्य आदर्श। इसके रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार थे दंडी। फिर आती है हमारे पास काव्य प्रकाश। इसके रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार थे मम्मट। फिर आती है हित तरंगिणी। इसके रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार थे कृपाराम। ठीक है, क्या है? तो ये काव्य। अब काव्य आदर्श और काव्य प्रकाश कभी कभी हम क्या करते हैं, इन रचनाओं को भूल जाते हैं। तो इसके पीछे एक ट्रिक रही है, उस ट्रिक के माध्यम से हम कभी नहीं भूलते हैं। जैसे मुझे याद रहती है कि काव्य आदर्श किसकी है, काव्य जो प्रकाश है वो किसकी है। देखिए काव्य आदर्श, इसमें किसका प्रयोग हुआ? दय का, इसलिए ये दंडी की है। काव्य आदर्श में किसका प्रयोग हुआ है? दय का प्रयोग हुआ है, इसलिए दंडी की है। काव्य प्रकाश में दय का प्रयोग नहीं हुआ, पै का प्रयोग हुआ है। और पै और मैं जो है वो एक स्थान से उच्चरित होते हैं, इसलिए ये इसका हो सकता है। या दूसरा ये भी मान सकते हैं कि इसमें दय का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए ये किसकी है? मम्मट की है। मतलब ये तो हमें ध्यान रहता है कि काव्य आदर्श जो रचना है वो किसकी है, मतलब एक काव्य आदर्श रचना है और एक काव्य प्रकाश है। ये दो बातें हमें याद रहनी चाहिए। अगर हम हिंदी के विद्यार्थी हैं तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हमें याद होनी ही होनी चाहिए। और इन्हीं में से, जैसे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में से, काव्य आदर्श में से, काव्य प्रकाश में से, ये 2-4 रचनाएं और हैं, 10 रूपक में से, इनमें से ही अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। तो ध्यान होने से संबंधित मैं बात यही कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनको ये तो ध्यान रहता है कि काव्य आदर्श और काव्य प्रकाश, इनके रचनाकार कौन है? दंडी और मम्मट। लेकिन थोड़ा सा समय बीत जाने के बाद उनके दिमाग से ये बात निकल जाती है कि आखिर काव्य आदर्श दंडी की है या काव्य प्रकाश दंडी की है। ऐसी स्थिति में ये है सीधा सीधा कि काव्य आदर्श में दय है, इसलिए ये दंडी की रचना है। आप चाहे 20 साल बाद भी अगर इस रचना को देखोगे तो आपको ये याद रह जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, दूसरे प्रश्न पर आते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे ही यह प्रश्न दिखाई देता है आप अपना उत्तर दे दीजिए। ठीक है। निम्नलिखित में से नाटक की कार्यावस्था नहीं है। निम्नलिखित में से नाटक की कार्यावस्था नहीं है। क्या पूछा है यहाँ प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों यहाँ पूछा है कार्यावस्था। कार्यावस्था, निम्नलिखित में से नाटक की कार्यावस्था नहीं है। इनमें से कौन सी नहीं है? प्रारंभ नहीं है, प्रयत्न नहीं है, पताका नहीं है या प्रत्याशा नहीं है। तो कार्यावस्था की बात करते हैं। कार्यावस्था की बात करते हैं तो कार्यावस्थाएं कितनी होती है? 5 कार्यावस्थाएं मानी जाती है। कौन कौन सी मानी जाती है प्यारे बच्चों? तो वो मैं बता देना चाहता हूँ। 1 नंबर पर हमारे पास आती है, यहाँ लिख देते हैं, इधर ठीक रहेगा थोड़ा। कार्यावस्थाएं, कार्यावस्थाओं की बात करते हैं तो इनकी संख्या मानी जाती है 5। 1 नंबर पर हमारे पास आती है, सबसे पहले हमारे पास आती है प्रारंभ। 2 नंबर पर हमारे पास आती है प्रयत्न। 2 नंबर पर हमारे पास आती है प्रयत्न। 3 नंबर पर हमारे पास आती है प्रत्याशा। 4 नंबर पर हमारे पास आती है कार्यावस्था नियताप्ति। और 5 नंबर पर हमारे पास आती है
फलागम। ये 5 जो है कार्यावस्थाएं मानी जाती है। प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियतापति और फलागम, ये 5 कार्यावस्थाएं मानी जाती है नाटक के अंदर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कार्यावस्था नाटक में 4-5 बातें होती है, वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना, अलग से। एक होती है कार्यावस्था, दूसरी होती है अर्थ प्रकृति, 3 नंबर पर आती है नाट्य संधि, 4 नंबर पर आती है अर्थो प्रक्षेपक, 5 नंबर पर आते हैं नायक प्रकार, 6 नंबर पर हमारे पास आ जाती है, क्या बोलते हैं उसको, तत्व, नाटक के तत्व, ठीक है। तो ये जो कुछ बातें हैं, ठीक है, ये क्या, इनके बारे में मैं प्रत्येक बिंदु के बारे में अलग से विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। ये मुख्य मुख्य बातें होती है जो हमें नाटक को समझने से पहले समझनी जरूरी होती है। और इसके अलावा भी कुछ एक जो रहती हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, कुछ एक परिभाषाएं रहती है जो नाटक के, मतलब जब हम नाटक पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंतर्गत हमारे सामने वो जो शब्द आते हैं, उन शब्द के क्या अर्थ रहते हैं वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो ये महत्वपूर्ण होती है कार्यावस्था, अर्थ प्रकृति, नाट्य संधि, अर्थोपक्षेपक, नाट्य प्रकार और नायक के प्रकार और नाटक के तत्व। तो ये जो कार्यावस्था है इनकी संख्या भी 5 होती है, अर्थ प्रकृति की संख्या भी 5 होती है, नाट्य संधि की संख्या भी 5 होती है, अर्थोपक्षेपक की भी संख्या 5 ही रहती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कार्यावस्था की। तो देखिए, प्रारंभ भी है, प्रयत्न भी है, प्रत्याशा भी है, लेकिन पताका नहीं है। तो कार्यावस्था कौन सी नहीं है? पताका नहीं है। पताका क्या है? पताका है अर्थ प्रकृति है। पताका क्या है? अर्थ प्रकृति है। अब अर्थ प्रकृति 2 नंबर पर अर्थ प्रकृति आई थी। अर्थ प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। दूसरी जगह जाने से तात्पर्य यह है कि पेज दूसरा लेना पड़ेगा मेरे भाइयों, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम? अर्थ प्रकृति की। अर्थ प्रकृतियां भी कह सकते हैं, अर्थ प्रकृतियां की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। ये अर्थ प्रकृतियां रहती है। 5 जो है वो अर्थ प्रकृतियां रहती हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। और जो कार्यावस्थाएं थी वो आपको मैंने पहले बता दी, 5 कार्यावस्थाएं रहती है, प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियतापति और फलागम, ठीक है। इसी तरह से 5 संधियां भी रहती है, मुख्य, प्रतिमुख है, इस तरह से 5 संधियां भी रहती है। मुख्य है, प्रतिमुख है, गर्भ है, विमर्श है, निर्वहन है। मुख्य है, प्रतिमुख है, गर्भ है, चलो इसको अपने बाद में करेंगे, या चलो करवा ही देता हूं मैं विस्तार से। मतलब ये जो 5 बिंदु है ये भी मैं आपको विस्तार से करवा देता हूं। सबसे पहले आती है कार्यावस्थाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। सबसे पहले आएगी कार्यावस्थाएं, 2 नंबर पर आएगी अर्थ प्रकृतियां, 3 नंबर पर हमारे पास आएगी नाट्य संधियां, 4 नंबर पर हमारे पास आएगी अर्थोपक्षेपक, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कार्यावस्था की बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? इनकी संख्या मानी जाती है 5। कितनी मानी जाती है? 5। अर्थ प्रकृति की संख्या कितनी मानी जाती है? 5। नाट्य संधियों की संख्या कितनी मानी जाती है? 5। अर्थोपक्षेपक भी कितने माने जाते हैं? 5 माने जाते हैं। अब हम कार्यावस्था की बात करते हैं तो कार्यावस्था की बात करते हैं तो 1 नंबर पर हमारे पास आता है प्रारंभ, 2 नंबर पर हमारे पास आता है
प्रयत्न। 3 नंबर पर हम बात करते हैं प्रारंभ, प्रयत्न और प्रत्याशा। 4 नंबर पर हमारे पास आता है नियताप्ति। 5 नंबर पर हमारे पास आता है फलागम। अब हम बात करते हैं अर्थ प्रकृति की। अर्थ प्रकृति की बात करते हैं तो 1 नंबर पर हमारे पास आता है बीज। ठीक है, 1 नंबर पर हमारे पास आता है बीज। 2 नंबर पर हमारे पास आता है बिंदु। 3 नंबर पर हमारे पास आएगा पताका। 4 नंबर पर हमारे पास आएगा प्रक्रिया और 5 नंबर पर हमारे पास आएगा कार्य। 5 नंबर पर हमारे पास आएगा कार्य। अब आता है नाट्य संधियां, ये बड़ी आसान है। पहले नंबर पर आएगी मुख। 2 नंबर पर हमारे पास रहेगी प्रतिमुख। 3 नंबर पर प्रतिमुख। 3 नंबर पर हमारे पास रहेगी गर्भ। 4 नंबर पर हमारे पास रहेगी विमर्श और 5 नंबर पर हमारे पास रहेगी निर्वहन। निर्वहन, ठीक है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। ये कैसे संधियां बनती है? इन दोनों को मिलाकर कार्यावस्था और अर्थ प्रकृतियों की जहां संधि होती है उसी को नाट्य संधि कहते हैं। इन दोनों की संधि होती है, किसकी? कार्यावस्था की और अर्थ प्रकृति की। और इनको हम इसी क्रम में लिखना पड़ेगा, हमें याद भी इसी क्रम में करना पड़ेगा। अगर हम इस क्रम में याद नहीं करेंगे, इस क्रम में अगर हम नहीं लिखेंगे, दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है। अगर हम इसी क्रम में नहीं लिखेंगे, इसी क्रम में अगर याद नहीं करेंगे तो ये क्या है कि जो संधि है वो गलत हमारी हो जाएगी। क्योंकि प्रारंभ और बीज बनकर क्या बनता है? मुख। प्रयत्न और बिंदु प्रतिमुख। प्रत्याशा और प्रत्याका की जहाँ संधि होती है गर्भ। नियताप्ति और प्रक्रिया की जहाँ संधि होती है विमर्श। फलागम और कार्य की जहाँ संधि होती है वहाँ होती है निर्वहन। ठीक है, तो ये जो है ये नाट्य संधियाँ कहलाती है। इनको ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रारंभ प्लस बीज और फिर आएगा प्रयत्न प्लस बिंदु। प्रत्याशा मैं इसलिए करवा नहीं रहा था, मुझे लग रहा था कि टॉपिक बड़ा हो जाएगा। बस ठीक है, मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी विस्तार से अलग बताएंगे। पताका, नियताप्ति प्लस प्रक्रिया और फलागम प्लस कार्य। बस यही नाट्य संधि है। मतलब कार्यावस्था और अर्थ प्रकृति की प्रवृत्ति की जो अर्थ प्रकृति की जो संधियां है वही संधि कहलाती है। और इनके नाम मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन रहता है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा अर्थोपक्षेप की बात करते हैं। ये भी 5 होते हैं। सबसे पहले आता है विष्कंभक। थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा। विष्कंभक 2 नंबर पर रहता है प्रवेशक। 3 नंबर पर रहता है, इनको विस्तार से अलग से करवा दूंगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार सिर्फ ध्यान रखने के लिए चुल्लिका और अंकास्य और अंकावतार। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अंकावतार ये एक साथ है, ये चारों चीज़ें आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया होगा तो प्रारंभ मतलब कहाँ, जहाँ ये जरूरी है क्योंकि प्रश्न में भी यही था, ये बताना जरूरी है। प्रारंभ, प्रारंभ का मतलब जहाँ कथा प्रारंभ होती है, कथा का प्रारंभ होता है। प्रारंभ से तात्पर्य ये है कि फल की इच्छा जागृत होना मन में। प्रारंभ से तात्पर्य है कि फल की इच्छा जागृत होना, फल की इच्छा जागृत होना। दूसरा है प्रयत्न। जैसे शकुंतला जो नाटक था उसके अंदर क्या रहता है, दुष्यंत का शकुंतला का चित्र देखा जाता है, देखकर उसको शकुंतला को प्राप्त करने की इच्छा जो है मन में जागृत होती है, प्रयत्न। फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है, प्रयास किया जाता है कि उसको किस तरह से प्राप्त किया जा सके। फिर प्रत्याशा, उसको प्राप्त करने की आशा जागृत होती है। क्या रहती है? उसको प्राप्त करने की आशा जागृत होती है मन में। लेकिन यहाँ प्रत्याशा में क्या रहता है? आशा तो जागृत रहती है लेकिन बाधाएं बनी रहती हैं, बाधाएं बनी रहती हैं। कैसे बनी रहती है बाधाएं? अब मैं इसको मतलब शकुंतला के माध्यम से, जैसे कि बाधा क्या थी कि पता तो चल गया कि शकुंतला को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आशा जागृत होगी कि हाँ प्राप्त किया जा सकता है, पता चल गया कि शकुंतला क्या है, कैसे है, किस स्थिति में है। लेकिन यहाँ ये भी पता चल गया
पता चल जाता है कि शकुंतला को शाप है, दुर्वासा ऋषि का शाप है और एक अंगूठी है, अंगूठी के माध्यम से उस शाप से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अब वो उस शाप से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति में क्या रहता है, आशा तो जागृत होता है लेकिन बाधाएं बनी रहती है। फिर आता है नेताप्ति। नेताप्ति में क्या होता है, बाधाएं दूर हो जाती है और फल प्राप्ति तय हो जाता है। और फलागम में क्या होता है, फल की प्राप्ति हो जाती है। ये है कार्यावस्थाएं। अब देखो, अगर हम रामायण की दृष्टि से देखें तो प्रारंभ का मतलब जिसके अंदर राम का जन्म होता है और उसको वनवास मिलता है, वो सारा प्रारंभ के अंतर्गत आ जाता है। प्रयत्न में क्या होता है, उस सीता को प्रारंभ में जैसे सीता को उठा ले जाते हैं, प्रयत्न में क्या रहता है कि जैसे सीता को प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करते हैं, उसी प्रयास के अंतर्गत, ठीक है, ढूंढना करना, वो सारा प्रयत्न में आता है। प्रत्याशा में सीता का पता चल जाता है। किससे पता चल जाता है, जटायु से पता तो चल जाता है। जटायु से ये पता चल जाता है कि हाँ सीता को कहाँ लेके गए, तो आशा जागृत होती है कि हाँ हम रावण से ले लेंगे, लेकिन प्राप्त कैसे करेंगे ये तय नहीं है, ठीक है। फिर आता है जटायु, प्रत्याशा में जटायु का मिलना हो जाता है, फिर सुग्रीव का मिलना हो जाता है, फिर किसका मतलब क्या कहते हैं इसका, हनुमान जी का मिलना, ठीक है। फिर ये सारे किसके प्रत्याशा में आ जाएंगे। फिर नेताप्ति की बात करते हैं तो नेताप्ति में क्या होता है कि जैसे रावण आदि को मारकर उसको सीता को प्राप्त करना तय हो जाता है कि रावण आदि मर गए हैं तो अब सीता प्राप्त हो जाएगी, फलागम में सीता का प्राप्त हो जाना, ये रहता है। अब विस्तार से बताया जा रहा है, जबकि बताना, बीज का मतलब होता है कि जागृत होना, मतलब क्या है कि फल की इच्छा जागृत होना, बीज है। बिंदु का मतलब ये है कि बिंदु जैसे पानी के अंदर बूंद फैल जाती है, वैसे जो एक इच्छा है वो पूरे मतलब एक कार्य है, जो इच्छा थी, फल की जो इच्छा है वो पूरे नाटक में या पूरी कहानी में फैल जाती है। वो बहुत सी कहानियों के अंदर दिखाई नहीं देती, जैसे प्रक्रिया है, छोटी कहानी, छोटी कथाएं हैं साथ में चलने वाली, पताका है, बड़ी कथाएं हैं, वो छोटी चलती रहती है, उनके अंदर वो दिखाई नहीं देती, लेकिन मूल रूप से ये मेन जो कथा होती है वही होती है, उसको बिंदु बोलते हैं। बिंदु समझ रहे होंगे। कहने से तात्पर्य है कि जब हम रामायण देखते हैं तो रामायण के अंदर हम क्या देखते हैं कि अचानक से सबरी भी आ जाती है, अचानक से जटायु भी आ जाती है, जटायु भी आ जाता है। जब जटायु का अंश आता है तो हम जटायु प्रधान हो जाता है, लेकिन वास्तव में जटायु का अंश भी किससे जुड़ा होता है, मुख्य कथा से, सीता को प्राप्त करने की कथा से ही जुड़ा रहता है। फिर सुग्रीव आता है तो सुग्रीव बाली उसकी लड़ाई, हम उस मुख्य कथा को भूलकर सिर्फ सुग्रीव बाली पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, लेकिन कथा किससे जुड़ी रहती है, उसी से। तो उसी तरह से जो मुख्य कथा है वो बिंदु के समान होती है, जो पूरी कथा में फैल जाती है। जो मुख्य उद्देश्य जो रहता है पताका बड़ी कथा जो अंत तक साथ चलती है, जैसे सुग्रीव की कथा जो थी वो अंत तक साथ चली थी, तो वो पताका कहलाती है। प्रक्रिया जो छोटी छोटी कथाएं जो आगे जोड़ती हैं, जैसे जटायु की कथा हो गई और शबरी की कथा हो गई, तो ये जो छोटी छोटी, जैसे हम आई रावण की कथा को भी मान सकते थे, ये प्रक्रिया कहलाती है। कार्य जो अंतिम कार्य, मुख्य कार्य जो होता है वो, ठीक है। अब आता है संधिया, नाट्य संधिया। प्रारंभ और बीज की जो संधि होती है वो मुख्य कहलाती है। प्रत्यन और बिंदु की संधि प्रतिमुख कहलाती है। प्रत्याशा और पताका की संधि गर्भ। कहने का मतलब ये कि प्रत्याशा इधर से तो आशा जागृत होती है, उधर से पताका मतलब बड़ी जो कहानी है उसकी संधि हो जाती है, वो साथ में जुड़ जाती है। जुड़ कैसे जाती है कि इधर आशा जागृत हुई है और उधर से सुग्रीव ने उसका साथ देना शुरू कर दिया, तो यहाँ जो संधि हुई, नई कथा जो जुड़ी, वो क्या कहलाती है, गर्भ कहलाती है। मतलब अभी तक गर्भ में ही है कि होगा क्या, जैसे गर्भ होता है ना, गर्भ के अंदर जब तक संतान रहती है तो पता नहीं रहता लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से मतलब गर्भ में रहता है जो फल है, वो पता नहीं चलता कि प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा। नियताप्ति और प्रक्रिया जब तय हो जाता है तो उसके साथ साथ छोटी कथाओं की अंश जुड़ जाता है, विमर्श कहलाता है। फलागम, निर्वहन, फलागम और कार्य जो मुख्य कार्य है उसके फल की प्राप्ति हो जाना निर्वहन कहलाता है। अब आता है विष्कंभ, प्रवेशक, चुल्लिका, अंकाशय, अंकावतार। इनको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन एक बार स्पीडली बता देता हूँ। विष्कंभक क्या होता है, जो विष्कंभक वो होता है जो पात्रों के माध्यम से, मतलब जिनकी सूचनाएं, अर्थोपक्षप, जिनकी सूचनाएं मतलब हम नाटक में अभिनीत नहीं कर सकते, जिनको केवल सूचना दी जा सकती है, तो वो विष्कंभक कहलाती है। तो वो सूचना किन के माध्यम से दी जाती है, वो पात्रों के माध्यम से दी जाती है। सूचना जो दी जाती है वो किसके माध्यम से दी जाती है, पात्रों के माध्यम से दी जाती है। तो पात्रों के माध्यम से देने के कारण विष्कंभक दो प्रकार का होता है, शुद्ध विष्कंभक और संकीर्ण विष्कंभक। कितने प्रकार का होता है, बोर मत होना भैया और सब कुछ हो जाना चाहिए। बहुत मेहनत की है, इतनी आसानी से बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है, तब जाकर ये तैयार किया है मैटर। इनको अलग अलग से बड़े विस्तार से बताने वाला हूँ, लेकिन अभी टेस्ट चल रहा है तो ये ज़बरदस्ती बीच में आ गया है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने तैयार किया है, वो इतनी आसानी से अब मन करता है बताने का, तो मैं इसे ज़बरदस्ती बता रहा हूँ। विष्कंभक क्या रहता है कि जिन
जिस अंश को, जो कथा वस्तु है, कथा वस्तु के जिस अंश को हम अभिनीत नहीं कर सकते उसको हम पात्रों के माध्यम से सूचित कर देते हैं। तो उस सूचना को क्या कहते हैं? विष्कंबक कहते हैं। तो वो सूचना क्या होती है? दो प्रकार के पात्रों के माध्यम से होती है। पात्र होते हैं दो प्रकार के। एक मध्यम पात्रों के माध्यम से जब सूचना दी जाती है तो जो शुद्ध होती है, शुद्ध के अंदर क्या होता है? मध्यम श्रेणी के जो पात्र होते हैं वो खड़े रहते हैं और वो आपस में बातचीत करके सूचना देते हैं, मतलब ऐसे अंश की सूचना देते हैं कथा वस्तु के जिसको अभिनीत नहीं किया जा सकता। अब आता है संकीर्ण। संकीर्ण में क्या रहता है कि इसमें मध्यम और निम्न दोनों पात्र रहते हैं। मध्यम और निम्न, एक या एक से अधिक भी होते हैं। मध्यम और निम्न दोनों पात्रों का होना जरूरी है, क्योंकि अकेला मध्यम रहेगा तो कौन सा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अकेला मध्यम पात्र अगर सूचना देगा, अकेला मध्यम मतलब एक मध्यम या 2-3 मध्यम श्रेणी के पात्र मिलकर अगर सूचना देते हैं तो वो कहलाता है शुद्ध विष्कंबक। और अगर मध्यम और संकीर्ण दोनों मिलकर देते हैं तो वो कहलाता है संकीर्ण, आपस में बातचीत से संकीर्ण विष्कंबक। और अगर अकेला निम्न स्तर का देता है तो वो कहलाता है प्रवेशक। वो क्या कहलाता है? प्रवेशक। इसलिए ये ध्यान रखना है कि संकीर्ण के अंदर एक मध्यम श्रेणी का पात्र होना, मध्यम श्रेणी का पात्र और कम से कम एक निम्न श्रेणी का पात्र होना चाहिए। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि विष्कंबक जो होता है वो किसी भी अंक के आदि में भी सूचना दी जा सकती है। मध्यम श्रेणी का पात्र किसी अंक के प्रारंभ में आकर भी किसी ऐसी घटना की सूचना दे सकता है जो हम अभिनीत नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रवेशक है वो ऐसी सूचना नहीं दे सकता। वो किसी भी अंक के बाद में ही आ सकता है, अंत में, शुरू में नहीं आ सकता सूचना देने के लिए। दो बार, एक अंतर। दूसरा अंतर क्या है? विष्कंबक जो होता है वो संस्कृत बोलता है और उच्च श्रेणी की प्राकृत, जैसे शोर श्रेणी है, उस भाषा का प्रयोग करता है। उच्च श्रेणी की भाषा शोर श्रेणी का प्रयोग करता है। लेकिन प्रवेशक जो होता है वो संस्कृत नहीं बोल सकता और वो निम्न श्रेणी की, निम्न कोटि की प्राकृत, मागधी हुई, पैशाची हुई और आभीरी हुई, ऐसी जो निम्न श्रेणी की प्राकृत है उस भाषा का ही प्रयोग वो करता है। इसके अलावा क्या है कि जो विष्कंबक है वो प्रथम अंक में शुरुआत में आ सकता है, ये बता दिया मैंने। उसके अलावा क्या है कि हाँ बस ठीक है, ये अंतर है। उसके बाद चुल्लिका। चुल्लिका क्या होती है? जिस कथा वस्तु की सूचना नेपथ्य से दी जाती है वो चुल्लिका कहलाती है। नेपथ्य क्या होता है? पर्दा के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। जैसे नाटक होता है, नाटक जहाँ मंचित किया जाता है वहाँ ऐसे पर्दा लगा होता है, उस पर्दा हटता है, नाटक मंचित होता है, पीछे जो पूरा स्टेज रहता है, तो उस पर्दे के पीछे से ही जो सूचना दे दी जाती है वो चुल्लिका कहलाती है, आवाज मार के। फिर आता है अंकाशय। अंकाशय क्या होता है कि किसी अंक के अंत में, नाटक अंकों में होता है, सबको ध्यान है, नाटक जो होता है वो अंकों में होता है, तो किसी अंक के अंत में उसी अंक के पात्रों द्वारा, ठीक है ना, किसी ऐसी घटना की सूचना दे दी जाती है पहले से ही, या जो नहीं हो पाई है, जो अभिनीत नहीं हो पाई है, उसकी जब सूचना दी जाती है तो वो अंकाशय कहलाते हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे पहला अंक चल रहा है और पहला अंक अब अंत होने वाला है, खत्म हो गया, तो उस समय उसी के पात्र, पहले अंक के ही पात्र जो अभिनय कर रहे होते हैं वो वहीं खड़े रहकर मतलब आगामी अंक की सूचना या किसी ऐसी घटना की सूचना जिसे अभिनीत नहीं किया जा सकता उसकी सूचना वो वहाँ खड़े खड़े दे देते हैं। फिर आता है अंकावतार। अंकावतार में क्या रहता है कि किसी अंक के पात्र, ठीक है, अंक का अवतार हो जाना, मतलब उसी अंक के पात्र दूसरे अंक में सीधे प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। जिस अंक के पात्र हैं उसी अंक के पात्र, जैसे पहले अंक के पात्र हैं, स्टेज लगा हुआ है, वो पात्र आपसे वार्तालाप कर रहे हैं और अचानक उसी अंक के पात्र जो है दूसरा अंक वहीं से शुरू होता है, इसलिए वो पूरे के पूरे वहीं पात्र दूसरे अंक में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब अंक का अवतार हो जाता है, अपने आप दूसरा अंक आ जाता है, वो अंक अवतार कहलाता है। तो कहने से तात्पर्य ये है कि किसी अंक के जो पात्र होते हैं वो अंत में किसी दूसरे मतलब दूसरी घटना की सूचना देते हैं तो वो अंकाशय कहलाता है, और वहीं दूसरे की अभिनय करने लग जाते हैं तो वो अंकावतार कहलाता है। थोड़ा लंबा हो गया है, अब मेरे बस की बात है नहीं, ठीक है। आप चाहे अच्छा लगे तो देख लेना, नहीं अच्छा लगे तो भैया आगे करके कर लेना। अब क्या करूँ, रहा नहीं गया। इन सभी के बारे में मैं विस्तार से भी बताऊंगा। आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक दूसरी वीडियो के अंदर इससे संबंधित मतलब विस्तार से बताया जाए। आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक किसने नहीं माना है? आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक किसने नहीं माना है? किसने नहीं माना है? ए, बै, से या दे? तो प्यारे बच्चों, आप बता सकते हैं कि किसने नहीं माना है, और आप बता दीजिए। अब मैं बता देता हूं किसने नहीं माना है। तो नगेंद्र ने
नहीं माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने जो है आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक नहीं माना है। किस किस ने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने और गुलाब राय ने। इन तीनों ने हिंदी का विश्वनाथ के आनंद रघुनंदन को, विश्वनाथ के आनंद रघुनंदन, किसका नाटक था? आनंद रघुनंदन, विश्वनाथ का आनंद रघुनंदन नाटक था, जिसको हिंदी का प्रथम नाटक माना है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 4 पर। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर नामवर सिंह? तो किसका है? तो प्यारे बच्चों, आप बता सकते हैं कि यह किसका कथन है। तो मैं बताना चाहता हूं यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से होता है। आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, गद्य साहित्य जो प्रारंभ होता है वो किससे होता है? नाटकों से होता है। बच्चन सिंह क्या लिखते हैं, जो हमेशा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पीछे पड़े रहते हैं? तो बच्चन सिंह कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। तो बच्चन सिंह कहते हैं कि इसमें विलक्षण बात क्या हुई? विलक्षण बात तो तब होती जब आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से नहीं होता। बच्चन सिंह क्या लिखते हैं कि विलक्षण बात यह है, विलक्षण बात, इसमें विलक्षण बात क्या हुई? विलक्षण बात तो तब होती जब आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से नहीं हुआ होता। ठीक है। बच्चन सिंह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी लिखते हैं कि जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के आगे कुछ सुझाई नहीं देता, उन्हें मतलब अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए या शायद अपने चश्मे का नंबर बदलवाना चाहिए, ऐसा वो उनके हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखते हैं। फिर वो उनके बारे में यह भी लिखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के बारे में वो लिखते हैं कि न तो उसे छोड़कर नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे लेकर नया इतिहास लिखा जा सकता है। असंगत छांटिए। विदूषक, विदूषक, विदूषक क्या होता है? नाटक में हास्य रस की सृष्टि करने वाला। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि प्रश्न जो होता है उसको अच्छे से पढ़िए। क्या छांटना है? असंगत छांटना है। विदूषक नाटक में हास्य रस की सृष्टि करने वाला। पीठमर्द फल प्राप्ति में नायक की सहायता करने वाला प्रमुख पात्र। अंकावतार बिना कथा प्रवाह को रोके आगामी अंक का अभिनय प्रारंभ हो जाना। विष्कंबक नेपथ्य से ही कथा वस्तु की सूचना, नेपथ्य से ही कथा वस्तु की सूचना। तो आप देख सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। और तो प्यारे बच्चों, उत्तर मैं दे देना चाहता हूँ। देने से पहले एक बार और पढ़ लेता हूँ। चलो। विदूषक नाटक में हास्य रस की सृष्टि करने वाला। पीठमर्द फल प्राप्ति में नायक की सहायता करने वाला प्रमुख पात्र। अंकावतार बिना कथा प्रवाह को रोके आगामी अंक का अभिनय। विष्कंबक नेपथ्य से ही कथा वस्तु की सूचना। तो विदूषक जो होता है नाटक में हास्य रस की सृष्टि करने वाला होता है, और ये क्या रहता है मतलब पेटू होता है, खाने वाला, अधिक खाने पर लालच करने वाला होता है। तो इसके बारे में कहा गया है। और जो नायक होता है उसको प्रिय रहता है, नायक के हमेशा पास रहता है। तो ऐसा कहा गया है कि यह अक्सर क्या होता है? ब्राह्मण ही होता है। पीठमर्द, पीठमर्द क्या रहता है? सह नायक भी कह सकते हैं पीठमर्द को, या जो पताका होती है, पताका का जो नायक होता है, या प्रासंगिक कथा का नायक, प्रासंगिक कथा का जो नायक होता है वो पीठमर्द कहलाता है। और फल प्राप्ति में नायक की सहायता करने वाला प्रमुख पात्र भी होता है पीठमर्द। प्रासंगिक कथा का नायक, ध्यान रख लेना, प्रासंगिक कथा का नायक जो होता है वो पीठमर्द कहलाता है। अंकावतार बिना कथा प्रवाह को रोके आगामी अंक का अभिनय, बिल्कुल सही है। ठीक है। विष्कंबक नेपथ्य से ही कथा वस्तु की सूचना। नेपथ्य से ही कथा वस्तु की जब सूचना दी जाती है तो वो क्या कहलाता है? चुल्लिका कहलाता है। ठीक है ना। नेपथ्य से ही कथा वस्तु की जो सूचना दी जाती है वो क्या कहलाता है? चुल्लिका कहलाता है। अतः उत्तर है हमारा द। और विष्कंबक क्या कहलाता है? विष्कंबक होता है
मध्यम व निम्न श्रेणी के पात्रों द्वारा, मध्यम व निम्न श्रेणी के पात्रों द्वारा ऐसे कथा वस्तु की या ऐसी कथा वस्तु की सूचना देना जिनको अभिनीत नहीं किया जा सकता। संस्कृत के चोर पंचाशिका नाटक के बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद। संस्कृत के चोर पंचाशिका नाटक के बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुदित नाटक है ए बै से या फिर द, कौन सा है? ए बै से या फिर द कौन सा है? तो प्यारे बच्चों वो है विद्या सुंदर। अब विद्या सुंदर किसका अनुदित है? चोर पंचाशिका के। संस्कृत के चोर पंचाशिका नाटक के बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। चोर पंचाशिका, संस्कृत का नाटक कौन सा है? चोर पंचाशिका। उसका क्या निकाला गया? बांग्ला में संस्करण निकाला गया। उसी बांग्ला संस्करण का अनुवाद किस नाम से हुआ? विद्या सुंदर के नाम से। कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। किसने किया था? भारतेंदु ने। किसने किया था? भारतेंदु ने किया था। भारतेंदु की बात आती है तो भारतेंदु का जो विद्या सुंदर है यह क्या है? प्रथम नाटक है। क्या है? हम जब प्रथम नाटक की बात करते हैं कि भारतेंदु का प्रथम नाटक कौन सा था, तो विद्या सुंदर था। भारतेंदु का प्रथम नाटक कौन सा था? विद्या सुंदर था। अब हम बात करते हैं कि भारतेंदु का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा था? भारतेंदु का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा था? तो कौन सा था? विद्या सुंदर। भारतेंदु का प्रथम नाटक कौन सा था? विद्या सुंदर। भारतेंदु का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा था? तो विद्या सुंदर। अब आता है भारतेंदु का मौलिक नाटक। प्रथम मौलिक नाटक, भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक। जब हम भारतेंदु के प्रथम मौलिक नाटक की बात करते हैं तो आता है वेदिकी, जानते होंगे आप अच्छे से, वेदिकी हिंसा ने भवती। 1873 ईस्वी। कब हुआ थी इसकी रचना? 1873 ईस्वी में। वेदिकी हिंसा न भवती 1873 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। अब हम बात करते हैं भारतेंदु के अंतिम नाटक की। भारतेंदु के अंतिम नाटक की हम बात करते हैं तो वो नाटक है इनका सती प्रताप। कौन सा है? सती प्रताप। ठीक है। कब हुई थी इसकी रचना? 1883 ईस्वी में। ऐसा कहा जाता है कि ये अधूरा था, जिसे किसने पूरा किया था? राधा कृष्णदास ने पूरा किया था। जिसे राधा कृष्णदास ने पूरा किया था। चलो आगे चलते हैं। भारतेंदु का प्रथम नाटक, ये तो बता चुका हूं, ए बै से या द। ए बै से या द। तो बात करते हैं भारतेंदु का प्रथम नाटक है ए विद्या सुंदर। अगर यहां पूछते हैं कि भारतेंदु का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है, तो भी होता विद्या सुंदर। अगर यहां पूछते हैं कि भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, तो आता वेदिकी हिंसा न भवती। भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक वेदिकी हिंसा न भवती। नाटक व नाटककार का असंगत क्रम छांटिए। नाटक व नाटककार का असंगत क्रम छांटिए। तो इसके अंदर क्या देखना है प्यारे बच्चों? हमने यह देखना है कि कौन सा नाटक किस नाटककार का है और उसमें से असंगत कौन सा है। गुरुध्वज की रचना किसने की थी? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। शेरशाह किसका बताया? सेठ गोविंद दास का। देवताओं की छाया में सेठ गोविंद वल्लभ पंत का। पैंतरे उपेंद्र नाथ अश्क का। तो आप देख सकते हैं तो कौन सा है इसमें से असंगत? असंगत की बात करते हैं तो इसमें है स जो है वो असंगत है। देवताओं की छाया में, देवताओं की छाया में किसका है? देवताओं की छाया में जो है वो किसका नाटक है? वो नाटक है उपेंद्र नाथ अश्क का। देवताओं की छाया में जो नाटक है वो किसका नाटक है? उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है, देवताओं की छाया में। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। 9 की बात करते हैं तो समाधि किसका प्रथम नाटक है? समाधि जो है वो किसका प्रथम नाटक है? विनोद रस्तोगी का है, विष्णु प्रभाकर का है, डॉक्टर शंकर शेष का है या लक्ष्मी नारायण का है? तो प्यारे बच्चों अब बताइए किसका है?
समाधि किसका प्रथम नाटक है? तो किसका प्रथम नाटक है? विष्णु प्रभाकर का। किसका नाटक है? विष्णु प्रभाकर का नाटक है। और विष्णु प्रभाकर को विष्णु दयाल भी कहते हैं। विष्णु प्रभाकर को विष्णु दयाल भी कहते हैं। समाधि की रचना कब हुई थी? समाधि की रचना हुई थी 1915 ईस्वी में। समाधि की रचना कब हुई थी? 1915 ईस्वी में। विष्णु प्रभाकर का ये क्या है? प्रथम नाटक है। विष्णु प्रभाकर के नाटक की बात करें तो इनका जो अंतिम नाटक है वो कौन सा है? अंतिम नाटक की बात करें तो इनका अंतिम नाटक है श्वेत कमल। कौन सा है? श्वेत कमल, जिसकी रचना कब हुई थी? 1984 ईस्वी में हुई थी। विष्णु प्रभाकर के अंतिम नाटक की हम बात करते हैं तो इनका अंतिम नाटक है श्वेत कमल, जिसकी रचना 1984 ईस्वी में हुई थी। नाटक संबंधी पुस्तक व उससे संबंधित रचनाकार का असंगत क्रम छांटिए। मतलब नाटक संबंधी पुस्तकें, आलोचनात्मक पुस्तक जिसे कहते हैं, तो पुस्तक और उसके रचनाकार कौन से है और उसमें से छांटना क्या है? असंगत छांटना है। ये असंगत मैं ज़्यादा इसलिए देता हूँ कि इससे अगर संगत होगी तो आपको एक सही उत्तर प्राप्त होगा, एक रचना और रचनाकार को आप याद कर पाते हैं। लेकिन अगर असंगत दिया जाता है तो आप 3 रचनाएं और रचनाकार को याद करते हैं और चौथा जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। रंग दर्शन जो नेमिचंद्र जैन की है, आलोचनात्मक पुस्तक है, नाटक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे पास पड़ी है लेकिन साइड में दूर पड़ी है, तो नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है। नाट्य कला डॉक्टर नगेंद्र की, नाट्य समीक्षा डॉक्टर दशरथ ओझा की, ये सारी किताबें मेरे पास, क्योंकि नाटक पर PhD हूँ मैं। आज का नाटक प्रगति और प्रभाव डॉक्टर दशरथ ओझा। आज का नाटक प्रगति और प्रभाव डॉक्टर दशरथ ओझा। ठीक है। तो कौन सा है असंगत? तो असंगत इनमें से कौन सा है? नाट्य कला। नाट्य कला किसकी रचना है? रघुवंश की रचना है। तो भाई प्यारे बच्चों, नाट्य कला जो है वो किसकी है? रघुवंश की रचना है। तो कोशिश पूरी करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दी जाए और इस बार आपको RS बना ही दिया जाए। विनोद रस्तोगी कृत नाटक कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक विनोद रस्तोगी जी का नहीं है? नहीं है पूछा है। कहने से तात्पर्य है कि एक नाटक को छोड़कर बाकी जो है सभी नाटक विनोद रस्तोगी जी के हैं। आज़ादी के बाद बर्फ की मीनार, आज़ादी के बाद बर्फ की मीनार, सुदामा और नई लहर। आज़ादी के बाद बर्फ की मीनार, सुदामा और नई लहर। तो कौन सा नाटक विनोद रस्तोगी का नहीं है? सुदामा जो नाटक है वो विनोद रस्तोगी का नहीं है। अगर सुदामा नाटक विनोद रस्तोगी का नहीं है तो वो किसका है? वह है किशोरी दास वाजपेयी का। किसका है? किशोरी दास वाजपेयी का। किसका नाटक है? किशोरी दास वाजपेयी का। अगर आप अभी तक बने हुए हैं और क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और साथ में अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए या कर दिया करें। ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ता रहे। हौसला से तात्पर्य ये नहीं है कि सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं या व्यूज़ बढ़ाने से नहीं है। कहने से तात्पर्य ये है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, मतलब प्रत्येक बिंदु को विस्तार से, मतलब याद करना एक अलग चीज़ होती है, पढ़ाना एक अलग चीज़ रहती है। पढ़ाने में हमें प्रत्येक चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करनी होती है, उसे पहले ढूंढना होता है उस मैटर को, फिर टाइप करवाना होता है, टाइप करवा के फिर PPT बनानी होती है, पता नहीं क्या कितने काम करने पड़ते हैं। मतलब पहले मैटर को ढूंढो, फिर उसको हाथ से लिखो, फिर उसको टाइप करवाओ, टाइप करवाने के बाद फिर उसकी जो है उसके सुधार वगैरह कीजिए, जो भी त्रुटियां हैं उसको दूर कीजिए। उसके बाद फिर उसको वापस भेजिए, फिर उसकी PPT बनवाइए, फिर PPT को चेक कीजिए सही है या नहीं सही है, फिर उसको पढ़िए और यहाँ तक कि प्रत्येक बिंदु को अच्छे से याद कीजिए। बड़ी मुश्किल से जॉब के साथ इतना समय मिल पाता है, तो बहुत अधिक मेहनत करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता रहे
कि आप शेयर करते हैं, आप लाइक करते हैं, आप मैसेज करते हैं, तो हमें ये लगता है कि हाँ आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है। तो कुछ एक जो विद्यार्थी है वहीं अगर इतना का काम करते हैं तो हमें खुशी हो जाती है और हम फिर दुगनी ताकत के साथ और अधिक काम करने का प्रयास करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी कृत नाटक कौन सा है? यहाँ सिर्फ एक बात पूछिए कि राम वृक्ष बेनीपुरी कृत नाटक कौन सा है? ए वाला, बे वाला, से वाला, या फिर दे वाला, और या फिर चाय वाला? कौन सा है राम वृक्ष बेनीपुरी कृत नाटक? कौन सा है? तो ये है सिंहल विजय। सिंहल विजय जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है। अगर सिंहल विजय राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है तो ये नाटक और ये नाटक, ये तीनों नाटक किसके हैं? देहांतर, गुलाम बादशाह और किमिदम यक्षम। देहांतर, गुलाम बादशाह और किमिदम यक्षम, तो ये नाटक किसके हैं? ये है हमारे आदरणीय नंद किशोर आचार्य जी, जिन्हें अभी कुछ समय पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बीकानेर के रहने वाले हैं नंद किशोर आचार्य जी, हमारे गुरुदेव नंद किशोर आचार्य जी। और इन्हीं नंद किशोर आचार्य जी के नाटकों पर मैंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। मैं मतलब कह सकता हूँ कि नंद किशोर आचार्य साठोत्री नाट्य परंपरा में नंद किशोर आचार्य के नाटकों का योगदान। अगर आप नंद किशोर आचार्य जी के नाटक पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इनके किसी भी नाटक को पढ़ लीजिए, इतनी मतलब अच्छी भाषा का प्रयोग किया है कि आपके हर बात बड़े अच्छे से समझ में आती है। और जो उन नाटकों की कथा वस्तु है उसका संकलन है और पात्रों का जो चयन है वो इतना शानदार है कि आप जितनी भी बार पढ़ोगे आपको बार बार पढ़ने का मन करेगा। तो बहुत ही शानदार लिखा है। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने पीएचडी किया है, बल्कि इसलिए कह रहा हूं वास्तव में आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि, और सभी के नाटक अलग अलग, ऐतिहासिक है, पौराणिक है, वर्तमान है, प्रतीकात्मक है, ये सभी बिंबों से युक्त अलग अलग मतलब अलग अलग शैली के अलग अलग प्रकार के नाटक मिलेंगे आपको। एकदम बहुत अधिक कहने से तात्पर्य वैरायटी टाइप मिलेगा आपको। हमीदुल्लाह कृत नाटक कौन सा नहीं है? हमीदुल्लाह कृत नाटक कौन सा नहीं है? मतलब एक जो नाटक ऐसा है वो हमीदुल्लाह का नहीं है, बाकी सभी हमीदुल्लाह के हैं। तो उलझी आकृतियाँ, ख्याल भारमली, हर बार और देवयानी का कहना, देवयानी का कहना, तो कौन सा नाटक जो है वो हमीदुल्लाह जी का नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? उलझी आकृतियां। उलझी आकृतियां 1973 किसका नाटक है? हमीदुल्लाह जी का नाटक है। ख्याल भारमली किसका नाटक है? 1981 ये भी हमीदुल्लाह जी का नाटक है। हर बार 1986 ये भी हमीदुल्लाह जी का ही नाटक है। ठीक है, तो ये उलझी आकृतियां, ख्याल भारमली, हर बार, ये सभी नाटक किसके हैं? हमीदुल्लाह जी के हैं। जो देवयानी का कहना है ये नाटक हमीदुल्लाह जी का नहीं है। तो ये नाटक किसका है? ये नाटक है मेरे प्यारे बच्चों रमेश बख्शी का। किसका नाटक है ये? रमेश बख्शी का नाटक है। तो याद कर लें आप कि देवयानी का कहना नाटक किसका है? रमेश बख्शी का है। नाटक की अर्थ प्रकृति नहीं है, हालांकि इसको पहले विस्तार से बता चुका हूं, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं पढ़ाने से ज़्यादा, समझाने से ज़्यादा याद करवाने पर विश्वास रखता हूं। तो नाटक की अर्थ प्रकृति नहीं है। अर्थ प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से तुम्हें आप लोगों को बताऊंगा प्यारे बच्चों। अर्थ प्रकृति 5 होती है। 1 नंबर पर होती है बीज, 2 नंबर पर होती है बिंदु, 3 नंबर पर होती है पताका, 4 नंबर पर होती है प्रक्रिया और 5 नंबर पर होता है कार्य। तो ये 5 अर्थ प्रकृतियां होती है। कौन सी है? बीज भी है, बिंदु भी है, पताका भी है, लेकिन गर्भ नहीं है। उत्तर है हमारा गर्भ। गर्भ क्या है? ये नाट्य संधि है। नाट्य संधि कितनी होती है ये भी पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बता दूंगा कि मुख, प्रतिमुख, 3 नंबर पर गर्भ, 4 नंबर पर विमर्श,
और 5 नंबर पर निर्वहन। ये 5 नाट्य संधियां होती है और ये 5 अर्थ प्रकृतियां होती है। बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। नाटक व नाटककार का असंगत क्रम छांटिए। नाटक व नाटककार का असंगत क्रम छांटिए। ये याति किसका नाटक है? सेठ गोविंद वल्लभ पंत का। ए ब अंजो दीदी उपेंद्रनाथ अश्क, शक विजय उदय शंकर भट्ट, झांसी की रानी विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक। तो कौन सा नाटक जो है वो असंगत क्रम है? असंगत क्रम की बात करते हैं तो ये याति जो नाटक है वो सेठ गोविंद वल्लभ पंत का ही है। ओके, ये याति नाटक किसका है? सेठ गोविंद वल्लभ पंत का है। अंजो दीदी नाटक किसका है? उपेंद्रनाथ अश्क का ही है। शक विजय नाटक किसका है? उदय शंकर भट्ट का ही है। शक विजय किसका है? उदय शंकर भट्ट का ही है। झांसी की रानी जो है उत्तर है यही। झांसी की रानी किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झांसी की रानी जो नाटक है वो किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है। किसका नाटक है? झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा का है। नाटक व नाटककार का असंगत क्रम छांटिए। क्या छांटना है? असंगत क्रम। चंद्रहास मैथिली शरण गुप्त का, प्रताप प्रतिज्ञा जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का, जयंत रांगे राघव का, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर का। तो क्या छांटना है? हमें असंगत छांटना है। तो कौन सा है असंगत? तो प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं कि असंगत कौन सा है? मैं बता देता हूं, जयंत। जयंत जो है वो असंगत है। क्यों है असंगत? क्योंकि जयंत नाटक जो है वो रांगे राघव का नहीं है। जयंत नाटक किसका है? जयंत नाटक है प्यारे बच्चों राम नरेश त्रिपाठी का। किसका है? जयंत नाटक जो है वो किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का। चंद्रहास नाटक जो है वो किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। और प्रताप प्रतिज्ञा जो नाटक है वो जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का है। और टूटते परिवेश किसका नाटक है? विष्णु प्रभाकर का नाटक है। देखते हैं प्रश्न संख्या 16-17। भारतेंदु के अपूर्ण नाटक सती प्रताप को, भारतेंदु के अपूर्ण नाटक सती प्रताप को किसने पूरा किया था? किसके नाटक? भारतेंदु के। कौन सा नाटक? सती प्रताप। क्या था ये? अपूर्ण था। कब हुई थी इसकी रचना? 1983 ईस्वी में। कौन सा नाटक था इनका? भारतेंदु जी का अंतिम नाटक था। और ये क्या था? अपूर्ण था। इसको किसने पूरा किया था? अ, ब, स या फिर द। किसने पूरा किया था? अ, ब, स या फिर द। किसने पूरा किया था? तो किसने पूरा किया था? तो प्यारे बच्चों इसको पूरा किया था राधा कृष्ण दास ने। किसने पूरा किया था? राधा कृष्ण दास ने इसको पूरा किया था। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 18 पर। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? उपयुक्त पंक्तियां किस नाटक से ली गई है? उपयुक्त पंक्तियां किस नाटक से ली गई है? ये प्रारंभिक पंक्तियां हैं। तो यही मेरी अलमारी भी यही है, बुक्स भी यही लगी हुई है। तो मुझे दिख नहीं रहा स्कंदगुप्त नाटक, नहीं तो मैं आपको अभी स्कंदगुप्त नाटक जो है उसकी पंक्तियां दिखा देता कि किस तरह से प्रारंभ में ही ये किसी अंक के जो पंक्तियां पूछी जाती है या तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, पहले की परीक्षाओं में पूछी जा चुकी होती है, या फिर वो क्या होती है कि जैसे ही पहले अंक की आप के पाठ्यक्रम में अगर कोई नाटक या उपन्यास या कहानी वगैरह हो तो उसको आप या तो उसकी अंतिम पंक्तियां देखें या उसमें कोई विशेष है तो जो पहले आ चुकी है पंक्ति, ऐसी पंक्ति को याद करें। पूरा का पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, और याद मतलब याद नहीं होता और आ भी जाती है तो भी कोई समस्या क्रिएट नहीं आ पाती है, क्योंकि सभी विद्यार्थी सभी पंक्तियां या पूरा जो है जो रचना होती है उसको पूरे को याद नहीं कर पाते हैं। कि ये जो जैसे नाटक है तो इस नाटक की सभी पंक्तियां याद करना इतना आसान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी पंक्तियां ही आती हैं जो पहले आ चुकी होती है या किसी अंक के प्रारंभ में होती है। तो जितने अंक होते हैं उनकी प्रारंभिक पंक्तियां याद कर लीजिए, एक बात। और दूसरी बात यह है कि
सबसे अंतिम अंक की जो अंतिम पंक्तियां हैं वो भी याद कर लें, तो वहीं आने के चांस रहते हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। उपयुक्त पंक्तियां किस नाटक से ली गई है? उपयुक्त पंक्तियां किस नाटक से ली गई है? ए, बै, से या दे, तो किससे ली गई है? ऐसे स्कंदगुप्त नाटक से ये ली गई है। और किसका है ये कथन? ही स्कंदगुप्त का ही है। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। अलका, सिकंदर, मालविका और मंदाकिनी। अलका, सिकंदर, मालविका और मंदाकिनी चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। कौन नहीं है? मंदाकिनी जो है वो चंद्रगुप्त नाटक की पात्र नहीं है। चंद्रगुप्त की हम बात करें, चंद्रगुप्त नाटक की अगर हम बात करते हैं तो यह चंद्रगुप्त नाटक जो है 1912 ईस्वी में 1912 ईस्वी में नागरी प्रचारणी पत्रिका में, किसमें? नागरी प्रचारणी पत्रिका में कल्याणी परिणय के नाम से प्रकाशित हुआ था। किसके नाम से? कल्याणी परिणय, कल्याणी परिणय के नाम से प्रकाशित हुआ था नागरी प्रचारणी पत्रिका में। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। और यही बाद में कल्याणी परिणय ही चंद्रगुप्त के नाम से 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब? 1931 ईस्वी में। किस नाम से? चंद्रगुप्त नाम से। यही चंद्रगुप्त नाटक है 1977 ईस्वी में। कब? 1977 ईस्वी में अभिनय चंद्रगुप्त नाम से प्रकाशित हुआ था। जो चंद्रगुप्त नाटक है ये हम किस नाम से जानते हैं? केवल चंद्रगुप्त नाटक के नाम से जानते हैं, जिसकी रचना कब हुई थी? 1931 ईस्वी में हुई थी। किसका है चंद्रगुप्त नाटक? जयशंकर प्रसाद का है। किसका नाटक है ये? जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है, जयशंकर प्रसाद का। और कब हुई थी उसकी रचना? 1931 ईस्वी में हुई थी। लेकिन उससे पहले यह 1912 ईस्वी में नागरी प्रचारणी पत्रिका में कल्याणी परिणय के नाम से प्रकाशित हो चुका था। चूंकि इसमें समस्या आ रही थी कि इसे अभिनीत नहीं किया जा रहा था, तो 1977 में इसका एक और पार्ट निकला जिसे अभिनय चंद्रगुप्त, इसी को ही फिर से प्रकाशित किया गया अभिनय चंद्रगुप्त के नाम से। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 20। नाट्य संधि नहीं है। नाट्य संधि नहीं है। ए, बै, से या फिर दे, इनमें से कौन सी नाट्य संधि नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बता ही चुका हूं कि नाट्य संधि की हम बात करते हैं तो कितनी मानी जाती है नाट्य संधि? नाट्य संधि मानी जाती है 5। कितनी नाट्य संधि मानी जाती है? नाट्य संधि 5 मानी जाती है। कौन कौन सी मानी जाती है? 1 नंबर पर हमारे पास आती है मुख, 2 नंबर पर हमारे पास आ जाती है प्रतिमुख, 3 नंबर पर हमारे पास आती है गर्भ, 4 नंबर पर हमारे पास आती है क्या बोलते हैं विमर्श, और 5 नंबर पर हमारे पास आती है निर्वहन। ये है 5 संधियां, नाट्य संधियां, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। ये 5 नाट्य संधियां हैं। मुख है, प्रतिमुख भी है, गर्भ भी है, लेकिन कार्य नहीं है। लेकिन कार्य नहीं है, अर्थात उत्तर जो है हमारा द जो है वो हमारा क्या है? उत्तर है। कार्य क्या है? कार्य है अर्थ प्रकृति। कार्य क्या है? अर्थ प्रकृति। अर्थ प्रकृति, अर्थ प्रकृति की बात करते हैं तो इनकी संख्या भी पहले काफी बार बता चुका हूं। इनकी संख्या भी 5 मानी जाती है, जिसमें से 1 नंबर पर हमारे पास आती है बीज, 2 पर हमारे पास आती है बिंदु,
3 पर हमारे पास आती है पताका, 4 पर हमारे पास आती है प्रक्रिया और 5 पर आती है कार्य। ठीक है ना, कि जो कथा वस्तु है उसकी प्रकृति कैसी है, इस आधार पर अर्थ प्रकृति मानी गई है 5 प्रकार की, कि कथा वस्तु जो है उसकी प्रकृति कैसी है, उसके आधार पर इसकी 5 भेद किए गए, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। इनको विस्तार से मैं पहले बता चुका हूं और अलग से भी बता दिया जाएगा। किस नाटककार ने हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर किसी सीमा तक आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा? तो प्यारे बच्चों बता सकते हैं आप लोग कि किस नाटककार ने हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर किसी सीमा तक आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा? आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा। ए, ब, से या फिर द? किसने? उपेंद्र नाथ अश्क ने। ऐसा इनके बारे में कहा जाता है, उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में ऐसा कहा जाता है। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। क्या है प्रश्न संख्या 22? उपेंद्र नाथ अश्क के किस नाटक पर रोमांटिसिज्म की छाया है? उपेंद्र नाथ अश्क के किस नाटक पर रोमांटिसिज्म की छाया है? ए में, ब में, से में या फिर द में? किस में है रोमांटिसिज्म की छाया? ए, ब, से या फिर द? तो किस में है? ए में। जय पराजय 1937 वाले में क्या है? रोमांटिसिज्म की छाया। प्रश्न संख्या 23। नायक के 4 प्रकार माने गए हैं। नायक के कितने प्रकार माने गए हैं? नायक के 4 प्रकार माने गए हैं। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोधत्त। इनमें से युधिष्ठिर को किस प्रकार का नायक माना जाता है? नायक के 4 प्रकार माने गए हैं। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोधत्त। इनमें से युधिष्ठिर को किस प्रकार का नायक माना जाता है? ए, ब, से या फिर द? ए, ब, से या फिर द? तो किस प्रकार का? धीरोदात्त प्रकार का माना जाता है युधिष्ठिर को। राम को भी और युधिष्ठिर को भी। धीर ललित, धीरोदात्त क्या होता है? धीरोदात्त वह नायक होता है जो दृढ़ निश्चयी होता है, जो स्वयं की प्रशंसा कभी नहीं करता और अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है और अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं होने देता, जो धीरोदात्त होता है। ठीक है, वीर योद्धा होता है और विशेषकर यह क्षत्रिय ही होता है। धीर ललित, धीर ललित वह नायक होता है जो कला से प्रेम करने वाला होता है। धीर ललित जो होता है वो कला से प्रेम करने वाला नायक होता है। और धीर प्रशांत जो होता है वो साधारण स्वभाव का होता है, साधारण स्वभाव का रहता है। और धीरोधत्त, धीरोधत्त जो है वो मतलब क्रुद्ध स्वभाव का रहता है। इसके साथ साथ वह अहंकारी होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि अहंकार की वह प्रतिमूर्ति होता है। इसके साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं कि धीरोधत्त जो नायक होता है वह आत्म प्रशंसा करता है या स्वयं की प्रशंसा ज़्यादा अधिक चाहता है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि रावण को क्या कहा गया है? धीरोधत्त नायक कहा गया है। रावण को धीरोधत्त कहा गया है। इसके साथ साथ हम कहें तो दुर्योधन को भी धीरोधत्त कह सकते हैं। और कुछ पुस्तकों में भीमसेन को भी धीरोधत्त नायक ही कहा गया है। धीर ललित की बात करें तो दुष्यंत को, शकुंतला के दुष्यंत को धीर ललित कहा गया है। धीर ललित, शकुंतला के दुष्यंत को धीर ललित कहा गया है। धीर प्रशांत की बात करें तो मालती माधव, धीर प्रशांत की बात करें तो मालती माधव नाटक के माधव को
धीर प्रशांत नायक कहा गया है। तो ये 4 प्रकार के नायक रहते हैं। नेहरू युग की राजनीति पर तीक्ष्ण व्यंग्य प्रतीकात्मक शिल्प में किस नाटक में किया गया है? नेहरू युग क्या चीज बता रखा है? पहली बात क्या है? नेहरू युग की राजनीति पर, किस पर? राजनीति पर क्या किया गया है? व्यंग्य किया गया है। किसके माध्यम से? प्रतीकात्मक शिल्प में। किस नाटक में किया गया है? ए, ब, स या फिर द, किस में किया गया है? नेहरू युग की राजनीति पर। नेहरू युग की राजनीति पर किस नाटक में किया गया है? ए, ब, स या फिर द, तो किसमें? द में किया गया है। किसमें? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो नाटक है उसमें किया गया है। शुतुरमुर्ग नाटक किसका है? शुतुरमुर्ग जो नाटक है वो किसका है? ज्ञानदेव। ठीक है, शुतुरमुर्ग जो नाटक है वो किसका है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है। शुतुरमुर्ग क्या बताया गया है? इसमें किस प्रकार व्यंग्य किया गया है कि शुतुरमुर्ग जो रहता है उसकी एक मतलब कह सकते हैं प्रवृत्ति रहती है। प्रवृत्ति क्या रहती है कि जब भी उस पर कोई समस्या आती है, जब भी उस पर कोई समस्या आती है तो वह अपनी चोंच को आंखों सहित बालू में दबा लेता है और बालू में दबाकर उसे ऐसा लगता है कि शायद समस्या से छुटकारा मिल गया है या उसे ऐसा लगता है कि समस्या खत्म हो गई है। तो इस प्रकार राजनीति पर, इसके माध्यम से राजनीति पर करारा व्यंग्य किया गया है कि जो राजनीतिज्ञ है या तत्कालीन जो राजनेता थे उन्होंने क्या करते हैं कि स्वयं को अंधविश्वासों में, अंधविश्वास की बालू में स्वयं को डुबा लेते हैं। किसमें? अंधविश्वास की बालू में। अंधविश्वास की बालू में डुबाकर और जो समस्याएं हैं उनसे भागते हैं। तो ये जो वर्तमान राजनीति भी हो सकती है और नेहरू के, क्योंकि ये नेहरू के युग में लिखा गया था इसलिए नेहरू युग की राजनीति पर है, लेकिन आज भी यह इतना स्टिक बैठता है कि वर्तमान जो राजनीतिज्ञ है वो इस प्रकार छुटकारा पा लेते हैं। जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे लगता है कि समस्या चली गई, तो इसी तरह से समस्या से छुटकारा। और ये जो शुतुरमुर्ग नाटक है इसकी जो चरित्र सृष्टि है वो बहुत ही शानदार है। मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार का प्रयोगशील नाटक भी हम इसे कह सकते हैं। तो वो क्या है कि शुतुरमुर्ग के जो पात्र हैं वो जैसे राजा है, राजा को वैसे सचेतन शुतुरमुर्ग कहा गया है। राजा को क्या कहा गया है? सचेतन शुतुरमुर्ग कहा गया। पात्र जो है राजा है। दूसरा पात्र जो है उसका नाम है महामंत्री, ये प्रमुख पात्र हैं। और विरोधी लाल याद भी रह जाएंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है तो आप ये पात्र याद भी रह जाएंगे। तो इसी तरह से आप इन पात्रों को याद भी कर सकते हो कि इसके पात्र शुतुरमुर्ग के जो पात्र हैं वो है राजा, फिर महामंत्री, विरोधी लाल। अब राजा है तो एक भाषण मंत्री भी होना चाहिए, एक होता है भाषण मंत्री, फिर एक होता है रक्षा मंत्री, फिर एक पात्र है रानी। राजा है तो रानी भी होगी। और फिर एक पात्र है दासी। दासी के बिना रानी किस काम की, ठीक है ना। और फिर होता है, और ये सारे राजा है, महामंत्री है, भाषण मंत्री है, रक्षा मंत्री है, रानी है, तो ये सारे क्या है, किस पर है? ये किस पर राजा, ये किस पर बनते हैं? एक है मामूली आदमी, मामूली आदमी। तो ये सभी के सभी जो है इसके पात्र हैं। किसके? शुतुरमुर्ग के। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का यह नाटक है शुतुरमुर्ग और इसके ये सभी के सभी पात्र हैं। शुतुरमुर्ग की हम बात करें तो इसकी रचना 1968 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी इसकी रचना? 1968 ईस्वी में हुई थी। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 24 पर।
तो प्यारे बच्चों, प्रयास ये किया जा रहा है कि प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित आप सभी को करवाया जाए। तो आप न केवल प्रश्नों को करें, न केवल आपका टेस्ट हो, बल्कि आप उस विधा के बारे में, उस प्रश्न के बारे में और अधिक विस्तार से जान सकें। तो यह जो प्रक्रिया है ये लगातार बढ़ती जाएगी और हम प्रयास करेंगे, अगर आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो हम इस क्लास को और अधिक अच्छा करने का प्रयास करेंगे। कुदसिया बेगम और जावेद की प्रेम कथा है। कुदसिया बेगम और जावेद की प्रेम कथा है, किस नाटक में है? कुदसिया बेगम कौन कौन है? एक तो कुदसिया बेगम और जावेद की प्रेम कथा जो है वो किस नाटक में है? तो आप बता सकते हैं कि कुदसिया बेगम, पहले तो ए बै से या फिर द, तो किस में है ये है ए में। सीढ़ियां जो नाटक है उसमें क्या बताया गया है? कुदसिया बेगम और जावेद की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है, किसमें? सीढ़ियां नाटक में। सीढ़ियां नाटक की रचना कब हुई थी? इस नाटक की रचना हुई थी 1999 ईस्वी में। कब हुई? सॉरी 1990 ईस्वी में। कब हुई थी इसकी? 1990 ईस्वी में। कौन है इसके रचनाकार? दया प्रकाश सिन्हा। कौन है? सीढ़ियां नाटक के रचनाकार कौन है? सीढ़ियां नाटक की रचना कब हुई थी? 1990 ईस्वी में। कौन है इसके रचनाकार? दया प्रकाश सिन्हा है। दया प्रकाश सिन्हा लिखते हैं कि मुझे इस नाटक को पूर्ण करने में 4 वर्ष लग गए थे। कितने लग गए थे? 4 वर्ष लग गए थे। इसके अलावा वो कहते हैं कि इस नाटक से पूर्व का जो नाटक था वो कब लिखा गया था? 1976 ईस्वी में लिखा गया था। दया प्रकाश सिन्हा लिखते हैं कि वे चाहते थे कि वे लगातार नाटक लिखते रहें, लेकिन कुछ परिस्थितियां ही ऐसी बन गई कि चाहते हुए भी वह नाटक नहीं लिख पाया। तो ऐसी स्थिति में मुझे एक नाटक के बाद दूसरा नाटक 1990 ईस्वी में लिखते लिखते कितने वर्ष का समय लग गया था? 14 वर्ष का समय लग गया था। और ये जो सीढ़ियां नाटक है इसको मैंने प्रारंभ 4 वर्ष पूर्व किया था। कहने से तात्पर्य है कि मैंने 1986 में इसे लिखना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन ये पूरा होते होते 4 वर्ष पूरे लग गए थे। नाटक संबंधी पुस्तक व उससे संबंधित रचनाकार का असंगत क्रम छांटिए। नाटक संबंधी पुस्तक की नाटक संबंधी पुस्तक और उससे संबंधित रचनाकार का असंगत क्रम छांटिए। तो कौन सा है? ए है, ब है, स है, द है। ये प्रश्न शायद पहले भी आ चुका है, तो इसलिए मैं केवल इतने बताना चाहूँगा कि नाट्य कला जो है वो किसका है? रघुवंश का है। डॉक्टर रघुवंश का है। नाट्य कला जो पुस्तक है वो किसकी है? डॉक्टर रघुवंश की है। और रंग दर्शन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण किसका है? नेमिचंद्र जैन का। हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष और रंग भाषा पुस्तक के रचनाकार है। और रंग भाषा पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष। पहली पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष। और दूसरी पुस्तक का नाम है रंग भाषा। इन पुस्तकों के रचनाकार है गिरीश रस्तोगी, अचला शर्मा, जगदीश चंद्र माथुर या नेमिचंद्र जैन। इनमें से कौन है जो इन पुस्तकों के रचनाकार है? पुस्तकों के नाम याद रख लें। हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष क्या है? हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष और रंग भाषा। ठीक है, तो कौन है इसके नाटककार? ए, ब, स और द। गिरीश रस्तोगी। कौन है इन पुस्तकों के रचनाकार? गिरीश रस्तोगी है। रंग भाषा किसका है? गिरीश रस्तोगी का। और रंग दर्शन किसका है? नेमिचंद्र जैन का। रंग दर्शन था क्या? ये क्या एक जैसे नाम के बार दिमाग से निकल जाता है। हाँ, रंग दर्शन बिल्कुल सही है। रंग दर्शन किसका है? नेमिचंद्र जैन का है। और रंग भाषा किसका है? गिरीश रस्तोगी का। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 28 पर। औरंगजेब के चरित्र पर आधारित नाटक है। औरंगजेब के चरित्र पर आधारित नाटक कौन सा है? हानुश है, आलमगीर है, सिंहासन खाली है और नागपाश है। औरंगजेब के बारे में जो जानते हैं वो इसका उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। कौन है? ए, ब, स या फिर द। तो प्यारे बच्चों आप बताइए कि कौन है इसका
औरंगजेब के चरित्र पर आधारित कौन सा नाटक है? तो कौन सा नाटक है औरंगजेब के चरित्र? आलमगीर, क्योंकि औरंगजेब को ही आलमगीर की उपाधि मिली हुई थी। आलमगीर की उपाधि मिली हुई थी। आलमगीर की उपाधि मिली हुई थी। इस नाटक के नाटककार कौन है? भीष्म साहनी है। कौन है? भीष्म साहनी है। इसमें मुगल काल की जो राजनीति है उस पर उसका चित्रण किया गया है कि किस प्रकार मतलब जो पुत्र है वो अपने मतलब पिता को भी जेल में डाल देता है सिंहासन के लिए, अपनी संतान को भी जेल में डाल देता है, और किस प्रकार छल कपट के माध्यम से सत्ता ही प्राप्त करना एकमात्र जो है वो उद्देश्य रह जाता है राजाओं का। ठीक है, तो जो आलमगीर नाटक है, आलमगीर नाम से एक उपन्यास भी है। आपको बता दूं, आलमगीर नाम से एक क्या है? उपन्यास भी है। इस उपन्यास के रचनाकार कौन थे? इस उपन्यास के रचनाकार थे चतुरसेन शास्त्री। इस उपन्यास के रचनाकार कौन थे? चतुरसेन शास्त्री इस उपन्यास के रचनाकार थे। आलमगीर के नाम से एक उपन्यास भी थे। आलमगीर किसको? औरंगजेब को उपाधि मिली हुई थी। इसमें किनका संघर्ष दिखाया गया है? शाहजहां के 4 पुत्रों का संघर्ष दिखाया गया है, जिनमें एक का नाम दारा है, एक का नाम औरंगजेब है, 2 पुत्रों के नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहे, 2 पुत्रियां भी है, एक जहां आ रहा पता नहीं आलम आ रहा, ऐसे करके 2 पुत्रियां भी है। इन सब का संघर्ष जो है वो इसमें दिखाया गया है। किस प्रकार विश्वासघात छल कपट का प्रयोग किया गया था वो इसमें दिखाया गया है। जलियांवाला हत्याकांड पर आधारित नाटक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित नाटक है। कौन सा नाटक है इनमें से? जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित नाटक। ए बै से या फिर द रंग दे बसंती चोला, वतन की आबरू, माटी जागीरे और लड़ाई। कौन सा नाटक है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो कौन सा है? ए रंग दे बसंती चोला। रंग दे बसंती चोला जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है। और किसका नाटक है ये? भीष्म साहनी का नाटक है। किसका नाटक है ये? भीष्म साहनी का नाटक है। प्रश्न संख्या 30। इस बार नाटक से संबंधित हम 60 प्रश्न लेकर आए हैं, लेकिन जो बताएंगे वो 60 की बजाय 200 से ऊपर नाटक चले जाएंगे जो जानकारी रहेगी। तो जो 30 नंबर है, नाटक 60 प्रश्न लेकर आए, 30 की 1 रहेगा भाग 1 और 30 का ही भाग दूसरा रहेगा। तो आप दोनों भाग अवश्य देखें। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब देखिए आप इसमें से देखिए, डॉक्टर अंधा कुआं, शारदिया आधे अधूरे। डॉक्टर अंधा कुआं, शारदिया आधे अधूरे। अब मैं ये मानता हूं कि इनमें से डॉक्टर नाटक का हमें पता नहीं है किसका है, अंधा कुआं का हमें पता नहीं है किसका है, शारदिया का नहीं है, आधे अधूरे का हमें पता है कि किसका है। आधे अधूरे नाटक जो है वो किसका है? मोहन राकेश का। आधे अधूरे नाटक किसका है? मोहन राकेश का। तो द का 3। अब देखिए द का 3 किस में है? ये तो द का 4 है, ये द का 1 है, ये भी द का 4 है, ये द का 3 है। तो कौन सा है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये है। उत्तर क्या हुआ हमारा? द। सिर्फ एक ही रचना हमें ध्यान थी, और वो भी सबसे आसान वाली, क्योंकि आधे अधूरे जो नाटक है वो किसका नाटक है? वो है मोहन राकेश का। किसका नाटक है वो? मोहन राकेश का नाटक है, मोहन राकेश का। और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के बावजूद अगर आपको मोहन राकेश के नाटकों का ध्यान नहीं है तो यह बड़ा ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि इनके आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों पर राजहंस, ये तीनों ही नाटक किसी न किसी परीक्षा में विशेष रूप से लगे ही रहते हैं। हम नेट की बात करते हैं तो वहाँ पहले आधे अधूरे नाटक इनका लगा हुआ था, फिर पिछले दिनों शायद जो 2nd ग्रेड थी उसमें लहरों के राजहंस लगा हुआ था, फिर एक और शायद परीक्षा उसके अंदर आधे अधूरे भी लगा हुआ है, शायद नेट में ही था। तो ये सभी के सभी इनके जो नाटक रहते हैं मोहन राकेश के, वो किसी न किसी परीक्षा में विशेष रूप से अकेले
विशेष रूप से लगे हुए नाटक रहते हैं। तो मोहन राकेश के बारे में हमें ये जानकारी जरूर होनी चाहिए, और सिर्फ एक याद करने से हमारा ये उत्तर निकल गया, ऐसा बहुत बार होता है। अब देखो ए का क्या है 4, ए का 4 बिल्कुल डॉक्टर किसका है, विष्णु प्रभाकर का है, कोई समस्या नहीं। बे का क्या है 1, शारदिया जगदीश चंद्र माथुर का है, कोई समस्या। बे का क्या है, हाँ अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का है, बिल्कुल। से का क्या है 2, शारदिया किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का है, तो द इसका उत्तर है। अब मोहन राकेश की बात कर रहे थे, तो ये बड़ा ही आसान है। बड़ा ही आसान कैसे है कि एक छोटी सी ट्रिक है कि आषाढ़ के दिनों में, आषाढ़ के दिनों में लहरों पर राजहंस आधे अधूरे ही दिखाई देते हैं। ठीक है ना, आषाढ़ के दिनों में लहरों पर राजहंस आधे अधूरे ही दिखाई देते हैं। आषाढ़ के दिनों में लहरों पर राजहंस आधे अधूरे ही दिखाई देते हैं। तो क्या है, आषाढ़ के दिनों में, आषाढ़ का एक दिन, लहरों पर राजहंस और आधे अधूरे, इस तरह से ये सभी नाटक आ गए। क्या है, आषाढ़ के दिनों में मतलब आषाढ़ का एक दिन, लहरों पर राजहंस दूसरा, तीसरा आधे अधूरे। आषाढ़ के दिनों में 1958 में, लहरों पर राजहंस 1963 में, और आधे अधूरे 1969 में 69 में। इनके अलावा एक नाटक इनका और था, पैरों तले की जमीन, पैरों तले की जमीन। ये जो नाटक था, यह नाटक इनका अधूरा था। क्या था, नाटक अधूरा था। इसे किसने पूरा किया था, इसे पूरा किया था प्यारे विद्यार्थियों कमलेश्वर ने। पैरों तले की जमीन, मोहन राकेश का एक नाटक था पैरों तले की जमीन, जो वो अधूरा ही छोड़ गए थे और उसे पूरा किया था कमलेश्वर ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए, और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्लासें ला सके। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्यारे बच्चों, जय हिंद।